एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। दिल्ली और उत्तराखंड के सियासी धड़े आमने सामने हैं। वजह है खुली बुलस बहस की चुनौती का वो युद्ध जो कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बीच चल रहा है। दरअसल कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने मनीष सिसोदिया को बहस की खुली चुनौती दी थी। इसका जवाब देते हुए मनीष सिसोदिया ने भी मदन कौशिक को खुली चुनौती का निमंत्रण भेज दिया। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी विकास के काम पर बहस की खुली चुनौती की लड़ाई तेज हो गई है। दरअसल मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को खुली बहस की चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बहस में मदन कौशिक अपनी सरकार के काम गिनाएं और बताएं कि उन्होंने पिछले 4 साल में उत्तराखंड के विकास के लिए क्या काम किए हैं। मनीष सिसोदिया ने इसके लिए बाकायदा मदन कौशिक को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने 4 जनवरी को मदन कौशिक को बहस की चुनौती दी। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही कि उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने पिछले 4 साल में प्रदेश के विकास के लिए कुछ काम नहीं किया। उत्तराखंड की सरकार ये जीरो वर्क सरकार है। आपने 5 कामों को गिना दे 4 साल के अंदर जनता के लिए रोजगार, बिजली, पानी, तमाम मुद्दों को लेकर कि आपने 5 काम ऐसे किए हों जो जनता के हक में हों। उसी चैलेंज को उत्तराखंड सरकार ने मदन कौशिक जी ने स्वीकार किया था। इसी चैलेंज पर उप मुख्यमंत्री जी मनीष सिसोदिया जी देहरादून में 4 तारीख को होंगे और खुली बहस रखेंगे कि हम न्योता दिया है, चिट्ठी भेजी है। वहीं मदन कौशिक ने कहा है कि वो मनीष सिसोदिया के साथ खुली बहस के लिए तैयार है। मदन कौशिक ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई। दिल्ली के अस्पताल और स्कूल बदहाल हैं। बिजली, पानी और रोजगार के तमाम मामलों में दिल्ली सरकार फेल रही। हालांकि मदन कौशिक ने कहा है कि वो मनीष सिसोदिया से बहस तो करेंगे, लेकिन ये बहस दिल्ली में हो और इसका दिन और तारीख वो ही तय करेंगे। हमने काम दिल्ली में करेंगे, चर्चा दिल्ली मॉडल की बात वो करते हैं ना, तो वो मॉडल दिल्ली में है, दिल्ली में देखेंगे। नहीं, उन्होंने 4 जनवरी का देहरादून में कार्यक्रम रखा है और 6 जनवरी का दिल्ली का है। नहीं तो हम दिल्ली में जाएंगे। हम उनको उससे पहले भी या उसके आसपास कभी भी जाएंगे, पूरा मॉडल दिखाएंगे उनको। उसके बाद चर्चा होगी। पहले मॉडल तो देख ले उनका, मॉडल कौन सा है दिल्ली में। आज वहाँ जो दुर्दशा वहाँ स्थिति है दिल्ली की, वो सब जानते हैं। वहीं बहस की खुली चुनौती को लेकर मदन कौशिक ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को खत भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बहस की चुनौती के लिए मनीष सिसोदिया जल्दबाजी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने इस खत में ये भी साफ किया कि मनीष सिसोदिया जिस खुली बहस का आयोजन 4 जनवरी को करने वाले हैं, वो इसमें हिस्सा नहीं लेगी। यानी कि साफ है कि 4 जनवरी को जिस बहस की चुनौती मनीष सिसोदिया ने मदन कौशिक को दी थी, फिलहाल उसमें तो मदन कौशिक नहीं पहुंचने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 जनवरी को इसे लेकर मनीष सिसोदिया का क्या रुख रहता है। देहरादून से विनोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस मामले को लेकर ट्वीट भी किया है और मदन कौशिक से आग्रह किया है कि वो बहस के फैसले से पीछे न हटें। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके लिखा है कि आपके निमंत्रण पर त्रिवेंद्र रावत मॉडल बनाम केजरीवाल मॉडल पर बहस के लिए देहरादून आ रहा हूं। मदन कौशिक जी, आप 100 नहीं बस 5 काम गिनवा दीजिएगा जो आपकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा आदि के क्षेत्र में उत्तराखंड के लोगों के लिए सफलतापूर्वक किए हों। ये रहा ट्वीट मनीष सिसोदिया का आपकी स्क्रीन पर। फिर से एक बार ललकारा है मनीष सिसोदिया ने मदन कौशिक को। वहीं मनीष सिसोदिया और मदन कौशिक के बीच जारी इस खींचतान में कांग्रेस ने भी एंट्री मार ली। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इस दौरान आम आदमी पार्टी पर नूरा कुश्ती करने का आरोप लगाया है और कहा है कि उत्तराखंड में आपका कोई जनाधार नहीं, बावजूद इसके आप जबरन माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 धाम यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, यहां पर ऑल वेदर रोड के साथ साथ 19 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड भी बनेगी। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से यहां पर तेजी से काम चल रहा है, उसके बाद जल्दी ही चारों धाम को सड़क से जोड़ने का यह काम पूरा हो जाएगा। वहीं यह रास्ता बेहद खास भी होगा जो यहां से गुजरने वालों को बेहतरीन एहसास देगा।
उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर ऑल वेदर रोड का काम बेहद तेजी के साथ चल रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। उत्तराखंड में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत 889 किलोमीटर का काम चल रहा है। 625 ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये काम जारी है और जिस रफ्तार से ये काम चल रहा है उससे उम्मीद की जा रही है कि चार धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर अपनी निजी गाड़ियों से भी आ पाएंगे और ये सड़कें उन्हें बेहतरीन अनुभव कराएंगी। जैसे मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आज के डेट में लोग प्रेफर करने लगे हैं कि कार से या अपनी गाड़ी से सफ़र करें, और चार धाम का पूरे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने ऑल वेदर रोड के तहत चारों धामों को भी जोड़ने से ये किया है। वो स्ट्रेटेजिक तौर से भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं ऑल वेदर रोड के साथ ही यहाँ पर एलिवेटेड रोड की DPR भी तैयार कर ली गई है। भनियावाला से एयरपोर्ट तक तकरीबन 19 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड भी बनाई जानी है, जो कि 4 लेन होगी। ऐसे में एयरपोर्ट से जो भी यात्री निकलेंगे उन्हें इसकी वजह से काफी सुविधा होगी, क्योंकि एलिवेटेड रोड की वजह से ना तो वो जाम के झाम में फंसेंगे और ना ही उन्हें कहीं पहुंचने में दिक्कत होगी। ये प्रस्ताव हम अभी भेज रहे हैं और इसमें लगभग 19 किलोमीटर की लंबाई है, जिसमें कि भानियावाला तक ऑलरेडी हमारी सड़क बन चुकी है, NH नेशनल हाईवे के द्वारा बनाई गई है, और उनको ही अब हम प्रस्ताव भेज रहे हैं क्योंकि पांवटा साहब वाली जो हाईवे है वो कहीं ना कहीं उसका ऋषिकेश तक जुड़ना ज़रूरी है। इसलिए हमारा ये प्रस्ताव है कि वो 18 किलोमीटर भी जो अवशेष है उसको जल्दी से जल्दी 4 लेन करने की कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाए। तो साफ है कि जल्द ही चार धाम की यात्रा के लिए पहुंचने वाले यात्रियों को इस यात्रा में बेहद सुखद एहसास महसूस होगा, क्योंकि जब भी वो इस यात्रा पर आएंगे तो उनका स्वागत यहाँ पर ऑल वेदर रोड करेंगे, जिनका निर्माण इस तरह से किया जा रहा है जिससे लोगों की सुरक्षा बरकरार रहेगी। वहीं एयरपोर्ट से जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड इसमें 4 चांद लगाएगी, जिसकी मदद से लोग बिना जाम की दिक्कत के अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। देहरादून से विनोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ये तो थी ऑल वेदर रोड की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी विभाग को बिल्डिंग किराए पर देना अच्छा माना जाता है। वजह है कि एक तो किराया वक्त पर आता है और दूसरा किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। ऐसा ही कुछ कांग्रेस महिला नेता लक्ष्मी राणा ने भी सोचा था, लेकिन जब सरकारी विभागों ने उन्हें अपना असली रंग दिखाया तो अब वो अपनी बिल्डिंग खाली कराने की मांग कर रही हैं। आमतौर पर माना जाता है कि अगर आपने अपनी किसी बिल्डिंग को सरकारी विभाग को किराए पर दिया है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि आपका किराया वक्त पर मिलेगा और दूसरी दिक्कतों से भी आपको दो चार नहीं होना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही सोचकर कांग्रेस की महिला नेता लक्ष्मी राणा ने भी अपनी बिल्डिंग को 2 सरकारी विभागों को किराए पर दे दिया। उन्होंने ये बिल्डिंग ESI और कर्मकार कल्याण विभाग को किराए पर दी, लेकिन जल्द ही उनकी ये सारी गलतफहमी दूर हो गई, क्योंकि पहले से विवादों में रहने वाले कर्मकार कल्याण विभाग ने उन्हें पिछले 4 महीने से किराया नहीं दिया। वहीं इसी बिल्डिंग में ESI ने 2 फ्लोर किराए पर ले रखे हैं, जिसने पिछले 1.5 साल से लक्ष्मी राणा को कोई किराया नहीं दिया। यही नहीं, 4 साल से इन्होंने बिजली का बिल तक जमा नहीं कराया। कर्मकरण बोर्ड का जो कार्यालय मेरी बिल्डिंग में खुला हुआ है, तो ये जो कह रहे हैं कि हम 4 लाख रुपए किराया दे रहे हैं, मेरा किराया है 2 विभाग उसमें हैं, अलग अलग विभाग है। एक तो ESI का हॉस्पिटल है, दूसरा कर्मकरण बोर्ड का ऑफिस है। वो 50,000 रुपये, मैंने 60,000 रुपया किराया है, उसमें 10% TDS कटने के बाद 50,000 रुपया मुझे मिलता है, दोनों अलग अलग 50,000 रुपये। और जो सरकारी रेट है, सरकारी मूल्य से भी कम दिया जा रहा है, क्योंकि DM उसका तय करता है, DM ने निर्धारित किया हुआ है, और उसके बावजूद जो किराया उससे कम ले रही हूँ। और जो ESI का ऑफिस है उसमें 4 साल हो गए विभाग को दिए हुए, 4 साल से 1 रुपया बिजली का बिल नहीं मिला है। 4 साल तक ना बिजली का बिल दिया गया है, और उनको मैंने अभी लेटर भी दिया है कि अगर बिजली का बिल नहीं दिया तो उनको कट दिया जाएगा। वहीं जब हालात ऐसे हो गए तो लक्ष्मी राणा ने इस बिल्डिंग को खाली कराने का नोटिस भी दे दिया है। लक्ष्मी राणा का कहना है कि एक तो जिलाधिकारी की ओर से तय किराए से भी कम किराया उन्हें मिल रहा है, ऊपर से ज्यादा रकम बताकर उन्हें बदनाम भी किया जा रहा है। जो ESI का ऑफिस है उसमें 4 साल हो गए विभाग को दिए हुए, 4 साल से 1 रुपया बिजली का बिल नहीं मिला है।
4 साल तक ना बिजली का बिल दिया गया है, और उनको मैंने अभी लेटर भी दिया है कि अगर बिजली का बिल नहीं दिया तो उनको कट दिया जाएगा। और कर्म कल्याण बोर्ड वाला ऑफिस को मैंने चिट्ठी लिख कर दे दी है कि आप अगर इसका बिल का भुगतान करें, बिजली का और किराया का भुगतान करें और मेरे घर को खाली कर दें। लक्ष्मी राणा ने इस मामले की शिकायत श्रम मंत्री हरक सिंह रावत से भी की है, जिसमें उन्होंने विभाग की किराया न देने की शिकायत की है, जिस पर मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि उन्होंने विभाग को किराए का भुगतान जल्द करने का आदेश दे दिया है। हाँ, तो उन्होंने बताया मुझे कि उनका किराया काफ़ी समय से नहीं दिया गया है और लगभग 64-65 हज़ार पर मंथ है, और बहुत समय से बिजली का बिल भी नहीं दिया गया है, और उन्होंने नोटिस भेजा है कि मेरे घर को खाली करने के लिए। सरकारी विभागों का वक्त पर किराया न देना हैरान करने वाला है। वहीं इस मामले की वजह से सरकारी विभागों की भी बदनामी हो रही है। हालांकि इस मामले में कौन सा पक्ष कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ, ये तो तभी सामने आ पाएगा जब इस मामले की पूरी जांच होगी। देहरादून से विनोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।